इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 का क्वेश्चन पेपर से सेक्शन 3 यानी एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस आज का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया इज इलेक्टेड बाय द। हमारे भारतवर्ष में जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं उनको कैसे मनोनीत किया जाता है या फिर इलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो यही है इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं उनको एमपीज द्वारा इलेक्ट किया जाता है यानी चुना जाता है। तो बाकी ऑप्शंस को देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज एंट्रस्टेड टू द। हमारे भारतवर्ष जब स्वाधीन हुआ था, जब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारे देश को एडमिनिस्टर करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता आन पड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दायित्व या फिर जिम्मा किसको दिया गया था? ऑप्शन ए लोकसभा, नहीं जी, लोकसभा को ये दायित्व नहीं सौंपा गया था। ऑप्शन बी राज्यसभा, ये भी ऑप्शन गलत है, राज्यसभा भी उस समय मौजूद नहीं थी। ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यस दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही यह दायित्व दिया गया था एक स्वाधीन देश के लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रचना करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द अमेंडेड आर्टिकल 45 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट। हमारे संविधान में आर्टिकल 45 एक आर्टिकल हुआ करती थी जिसको अमेंड कर दिया गया 86th अमेंडमेंट 2002 में, और इसको अमेंड करके इसे आर्टिकल 21A में शामिल कर दिया गया, याद रखिएगा। और ये आर्टिकल एलिमेंटरी एजुकेशन या फिर प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के बात करती हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के बात करने वाली आर्टिकल 21A फिलहाल है, जो कि पहले आर्टिकल 45 हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू NCTE रेगुलेशंस ए सीनियर सेकेंडरी टीचर शुड पॉजेस। NCTE मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के रेगुलर के अनुसार या रेगुलेशंस के अनुसार सीनियर सेकेंडरी टीचर को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि PG के साथ साथ BEd होना अनिवार्य है। देयरफॉर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज 3 लैंग्वेज फार्मूला इम्प्लाई। हमारे देश में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ाया जाता है स्कूलों में, तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? याद रखिएगा, 3 लैंग्वेज फार्मूला में शामिल होता है रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग, और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 3 लैंग्वेजेस शुड बी टॉट इन स्कूल्स, यानी कि विद्यालयों में 3 भाषा को पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद अब ऊपर यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज एन ओपन यूनिवर्सिटी। अब आपको बताना है एक मुक्त विश्वविद्यालय क्या है, जैसे कि इग्नू एक क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है। ए यूनिवर्सिटी दैट इम्पार्ट्स एजुकेशन थ्रू, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो एजुकेशन या फिर शिक्षा को किस मोड में परिचालित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड में जहां एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 37, इन इंडिया एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ। हमारे भारतवर्ष में एजुकेशन डे किसके जन्म दिवस पर, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला MHRD मिनिस्टर या फिर शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और इन्हीं का जन्मदिन पर हमारे देश में नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन इंडिया आर इलेक्टेड बाय। हमारे देश में जो MPs होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, MPs जिन्हें हम कहते हैं, इनको कैसे चुना जाता है? तो इनको कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए में देखो,
ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, देखो ऑल सिटीजन्स यानी कि भारतवर्ष का जितने भी नागरिक हैं सब क्या वोट करते हैं क्या? सब वोट नहीं करते हैं, ठीक है, सब वोट नहीं करते हैं। जिनका 18 ईयर्स से ऊपर है वही लोग सिर्फ वोट कर सकते हैं। ऑप्शन बी में है सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स, यहाँ एक्चुअली 18 ईयर्स होना चाहिए था, तो ये भी सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन सी है रजिस्टर्ड वोटर्स, ये क्या ऑप्शन है? ये रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं है। ऑप्शन डी है एजुकेशन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो शिक्षित लोग हैं भारतवर्ष का वही सिर्फ वोट डाल सकते हैं, जो शिक्षित नहीं है वो क्या वोट नहीं डाल सकते? जी बिल्कुल ये गलत बात है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ये जो एज है ना ये 18 ईयर्स होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रीन रिवोल्यूशन मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन, हमारे देश में जो हरा विप्लव हुआ यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, ये ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत हमारे देश में किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया गया? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर ज़्यादा बल दिया गया। तो ऑप्शन ए में है मिल्क प्रोडक्शन, ना मिल्क प्रोडक्शन को व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन बी ग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स, देखो ग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स का जो रिवोल्यूशन है, जो ग्रोथ है, जो कल्टिवेशन है, इनको ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं कहा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यस, इसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। या फिर हमारे जो देश है, देश में फूड ग्रेन्स जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि गेहूं है, चावल है, इनका प्रोडक्शन पर जोर दिया गया था और ग्रीन रिवोल्यूशन ने इन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन पर हमें आत्मनिर्भर बनाया था। इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 40, अब देख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान एम्स एट, SSA जिसे संक्षेप में कहा जाता है और फिलहाल इसे नाम बदल करके समग्र शिक्षा कहा जाता है। एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एनरोलमेंट ऑफ ऑल गर्ल्स इन स्कूल्स, देखो SSA गर्ल्स बॉयज़ को लेकर के बात नहीं करता, सारे बच्चों को इंक्लूड करने का बात करता है विद्यालय शिक्षा में। ऑप्शन बी एनरोलमेंट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द स्कूल्स, ये भी गलत बात है, सिर्फ लड़कों का एडमिशन स्कूल्स में होगा, लड़कियों का बच्चियों का नहीं होगा। नो, दिस इज क्वाइट रॉन्ग। ऑप्शन सी एनरोलमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल्स, सारे बच्चों को एनरोल करने का बात करता है क्या? ये भी बात करता है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है चलो हम देख लेते हैं। एनरोलमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय ऑल चिल्ड्रन, ये सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एनरोलमेंट का ही बात सर्व शिक्षा अभियान नहीं करता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों का एनरोलमेंट भी होना चाहिए, इसके साथ साथ उनका जो प्राइमरी एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन है ये कंप्लीट भी होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय, हमारे देश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनको कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है? ऑप्शन ए रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, सिर्फ और सिर्फ यूनियन कैबिनेट का रेजोल्यूशन से हमारे भारतवर्ष में कोई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी ए रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा एक यूनिवर्सिटी हमारे देश में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी ए रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CAB द्वारा एक रेजोल्यूशन पारित करके एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा सकता, याद रखिएगा। ऑप्शन डी एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट द्वारा एक कानून ला करके एक यूनिवर्सिटी हमारे देश में एस्टेब्लिश किया जा सकता है। देयरफॉर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, Which one of the following authorities has been entrusted with the responsibility for the redressal of grievances under the Right to Education Act 2009? तो RTE Act 2009 के अनुसार redressal यानी कि जो भी आपत्तियां हैं उनको संपादन करने के लिए, उनको सलूशन देने के लिए किस चीज़ को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी NCPCR। NCPCR का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और जिसे 2007 में एस्टेब्लिश किया गया था या फिर बनाया गया था। देयरफॉर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43, जुवेनाइल एक्ट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स प्रेस्क्राइब मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ, यानी कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, इनको यदि इलीगल कामों में पाया जाता है तो इनको जो करवाने वाला व्यक्ति होता है उसको पानिश किया जा सकता है। कितने साल के लिए? इसको मैक्सिमम
3 साल के लिए पनिश किया जा सकता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द नेम ऑफ मॉन्टेसोरी इज एसोसिएटेड विथ, मारिया मोंटेसोरी का नाम किस एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा मारिया मोंटेसोरी का नाम प्राइमरी एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। देयरफॉर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 45। द नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे संक्षेप में NUEPA कहा जाता है, हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो NUEPA का दायित्व या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शन ए सेटअप यूनिवर्सिटीज़, देखो यूनिवर्सिटीज़ को खोलना एस्टेब्लिश करना NUEPA का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन बी एडमिनिस्टर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, विद्यालय और महाविद्यालयों को एडमिनिस्टर करना भी NUEPA का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन सी कंडक्ट रिसर्च रिलेटिंग टू एजुकेशनल प्लानिंग, यस एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक प्लानिंग परिकल्पना संबंधित रिसर्च ऑर्गेनाइज करना NUEPA का दायित्व होता है। देयरफॉर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 46। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इसके साथ साथ आपका मन में कोई डाउट है, कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय द, विद्यालयों में कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको पहले पनिश किया जाता था, उनको सजा दिया जाता था, इसे कौन से कानून के तहत रद्द किया गया है, बैन किया गया है? ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यस इसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार ही बैन किया गया है। देयरफॉर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47। आचार्य चाणक्य वाज ए टीचर इन द गुरुकुल लोकेटेड एट, तो आचार्य चाणक्य जो थे या फिर उनका और एक नाम कौटिल्य था, तो कौटिल्य कौन सा गुरुकुल में पढ़ाते थे, कौन सा गुरुकुल का टीचर हुआ करते थे? ऑप्शन है तक्षशिला, यस तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक आचार्य हुआ करते थे चाणक्य या फिर कौटिल्य। देयरफॉर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद अब 48, यस दिस इज द क्वेश्चन। Which one of the following is the major source of vitamin D? आपको बताना है निम्न में से कौन सा सबसे प्रमुख सोर्स है विटामिन डी का? ऑप्शन है सन, यस सन ही हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि सूर्य किरण से ही विटामिन ए का सोर्स पाया जाता है, विटामिन ए का प्रमुख सोर्स के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। साइंटिफिक टेम्परामेंट मीन्स, हम जब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है टेम्परामेंट टू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, यस रीजनिंग के अनुसार जो हम सिद्धांत लेते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, उन्हीं को साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। हु एडवोकेटेड फॉर क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन को किसने एडवोकेट किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन को एडवोकेट किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। द डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975 वाज अप्रूव्ड बाय द, तो देखो हमारे देश में कोई भी अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी को अप्रूव करने का या फिर इमरजेंसी को देश में एनेक्ट करने का जो पावर है ना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश का महामहिम राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो 1975 में भी जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था। देयरफॉर ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 52। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर राजीव गांधी इन 1989, 1989 में जब राजीव गांधी जी का मृत्यु हुआ था उसके बाद कौन हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बने थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है वीपी सिंह, वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी जी के बाद 1989 में पीएम ऑफ इंडिया बने थे। क्वेश्चन नंबर 53। द डिजीज हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज, हाइपरटेंशन की जो बीमारी है इसे और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लो ब्लड प्रेशर, नहीं जी इसे लो ब्लड प्रेशर के नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन बी हाई ब्लड प्रेशर, यस हाइपरटेंशन को ही हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। द टीवी सीरियल भारत एक खोज वाज बेस्ड ऑन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय, एक टीवी सीरियल आया था जिसका नाम था भारत एक खोज। तो ये भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का किताब के साथ जुड़ा हुआ है।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पर आधारित है। और इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। देयरफॉर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स, आपको बताना है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। ऑप्शन ए, इवैल्यूएशन इन ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स, सारे विद्यालयी विषयों में जो इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इसे CCE या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं कहा जाता। ऑप्शन बी, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरियाज। यस, शैक्षिक और अशैक्षणिक या फिर को स्कॉलास्टिक जो एरियाज़ है, जैसे कि खेल कूद, इसके साथ साथ जो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इन दोनों विषयों पर इवैल्यूएट करने को कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ आज का इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।